प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बेहतर ढंग से चल रहा होगा। जैसा कि आपको पता है आज 17 अगस्त 3 शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ। वही 3 शिफ्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड का आपके बीच हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे था एक बहुलक निकालने का, ठीक है ना। बहुलक पूछा गया था। आप सबको पता है बहुलक क्या होता है। तो वही था वो जो पद सबसे ज्यादा बार आता है। जो कैसे निकालते हैं? तो जो पद सबसे ज्यादा बार आंकड़ा में दिखाई देता है वो वही उसका क्या होता है? बहुलक होता है। हम फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट शिफ्ट का बात कर रहे हैं। ध्यान रहे 17 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपके बीच आया था, कहीं रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया था यहाँ पे, जो कई बार, एक बार नहीं हजारों बार आप बनाए होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा था कि 6:45 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा, दोनों सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो सबको पता है, इसका सबको याद होगा, है ना। एक फॉर्मूला होता है 30h-11/2m। ये तो सब लोग जानते ही हैं। यानी कि घंटा को h के स्थान पे और मिनट को m के स्थान पे रख दोगे। चाहे रिजल्ट प्लस में आवे या माइनस में आवे, आपको लेना है प्लस में, जानते ही हैं। अब इसको हल करके भी बता दूं तो कहोगे 30 गुना एच का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस 11/2 गुना एम का मान कितना हो जाएगा दोस्त? कहोगे 45। हल करिएगा आ जाएगा 180। इसको हल करिएगा तो कहीं ना कहीं काट देते हैं इसको, 22 44 इतना आ जाएगा, है ना। 11 से गुना करना बहुत आसान होता है। ये होगा 5 5 2 7 2 2 4 2 इतना होगा, ठीक है भाई। अब इसको घटाओगे तो 5 7 में से 0 जाएगा 7, 14 में से 8 जाएगा 6। क्लियर है? इतना डिग्री होगा। हम पहले बोले हैं ये माइनस में आवे या प्लस में आवे, आपको हमेशा प्लस में लेना है। क्यों? क्योंकि इसको मोड के अंदर हम रखते हैं। क्लियर है भाई? क्वेश्चन ऐसा था कि किसी संख्या का 108% 189 है तो वह संख्या क्या है? तो सब लोग जानते हैं, है ना। ये भैया वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू को ऊपर लिखो और इसका प्रतिशत मान को नीचे लिखो। संख्या पूछ रहा है तो 100% से गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 108% का मान कह रहा है कि 189 है तो वह संख्या क्या है, यानी कि 100% का मान, यानी 189/108 गुना 100, है ना। चाहे आपकी मर्जी, जैसे करना हो कर लो, उत्तर वही आने वाला है ना। ये दोनों सेम ही तो है। अब इसको काट सकते हैं, है ना। देखो यहां पे इसको काट सकते हैं। कैसे कटेगा भैया? तो यहां पे हम कह देते हैं इसको 13 8, चलो 10 से या 4 से, 4 दूनी 8 7 चौ 28, 25 4 100। क्लियर है? अब 27 से इसको काट के देखते हैं तो कहोगे यहां पे 9 या 27, 90 से काट देते हैं। 3 नमा 27, 3 नमा 27, 9 से 9 दूनी 18, ये हो जाएगा। फिर 7 या 21 हो जाएगा, यानी 175 हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 175। क्लियर है भाई? वो देखते हैं, कभी भी ऐसे संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो सबसे पहले तो इसको ऐसे कर लो आप, ठीक है। ऐसे कर लो 5/10, 5/10 इसको लिख सकते हैं कि नहीं? कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन नीचे एक शून्य और डालो तो ऊपर भी एक शून्य और डाल दो। क्यों? क्योंकि नीचे वाला का वर्गमूल आराम से निकल जाए। यानी इसको हम कह सकते हैं √50/10, है ना। 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। √50 का निकलेगा नहीं। अब ये अगर परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं? ये निकालना बहुत आसान होता है। देखो यहां पे हम बता रहे हैं, अगर √50 का वर्गमूल निकालना है ना तो आप कुछ नहीं करो, 50 के आगे या पीछे, बाद वाला या पहले वाला, वह संख्या ढूंढो जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। जैसे कहोगे इसके पहले संख्या हमको दिखाई दे रहा है 49, नहीं, और प्लस क्या कर देंगे भैया 1, 49 1 50 होगा कि नहीं? इसको ऐसा तोड़ दिए, पहले वाला ले लिया 49 जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा, लेकिन लिखना है 50 तो प्लस 1 कर दिए। अब इसका वर्गमूल निकाल देना, ठीक है ना। अब क्या करना, इसका वर्गमूल कितना होगा 7, प्लस ये वाला जो है ना 1, इसमें इससे दुगना से भाग दे देना, ये वाला से दुगना से भाग देना, है ना। बस यही आपका इसका यानी √50 का वर्गमूल होगा। अब 1 में 14 से तो भाग देना मेरा मजबूरी होगा, यहां पे भागा दे दो, 0.0 भाग नहीं लगा 0, फिर कहेंगे फिर 0 64 98, ये आएगा नहीं, यानी ये आ जाएगा आपका 7 + 0.07। इसको और हल करिएगा तो 7.07 आ जाएगा नहीं। अब जिसका आपका वर्गमूल निकालना था उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो √50 का असंतः वर्गमूल निकाल लिए, कितना? 7.07। अब बटा में क्या है? 10 है तो 1 दशमलव आगे चल जाएगा, यानी हो जाएगा 0.707। यही आपका असंतः मान होगा इसका, है ना, लगभग। क्लियर है? बस आंसर मार दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो ये भी क्वेश्चन कितना आसान था आपका, नहीं, यहां पे ये भी क्वेश्चन कितना आसान था। ये कहता था a का 60% बराबर है b का 3/4। अगर ये प्रतिशत में है, ये सिंपल में प्रतिशत में का चेंज हो रहा है तो इसको प्रतिशत में चेंज कर लोगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो अगर इसको में 100% से गुना करते हैं आप तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? 25 या 75। इसको कह सकते हैं क्या कि b का 75%। सीधा सीधे भिन्न को प्रतिशत में हम चेंज कर लिए। अब ऐसे करने से फायदा क्या मिल गया हमको कि भैया a वाला प्रतिशत से a वाला प्रतिशत चला जाएगा, 15 4 60, अब 15 5 75 हो जाएगा, नहीं, यानी कि a का 4 बराबर b का 5। ऐसा कभी भी मल्टीपल रिलेशन बराबर हो तो क्या होता है? उल्टा का अनुपात। 4 5 का उल्टा क्या होगा? 5:4। ये चीज सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। क्लियर है भाई? यहाँ पे देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। कहता है दो संख्याओं का लसा और मसा इतना और इतना है
डाटा आंकड़ा जो है हो सकता है गलत हो, क्योंकि आंकड़ा के आधार पे क्वेश्चन है, ये हो सकता है इसमें गलत हो, आप लोग सुधार लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन का टाइप यही था। कहता है दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः इतना इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सबको पता है ना कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुने मासा। क्या आप जानते हैं ना, अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो क्या कहोगे भैया, तो कहोगे लासा गुने मासा बटा पहली संख्या। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता होता है, बेसिक है। ठीक है, तो चार में से कोई भी तीन का मान देकर चौथा का मान अक्सर वहां पूछता है। खैर, हमसे दूसरी संख्या पूछा गया था तो कहेंगे लासा 4284 गुने मासा 62 बटा पहली संख्या यानी कि 372। इसको काट कूट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 4 से 9 चौ 36, 4 तिया 12, 4 से काटोगे तो 10 चौ 40, 7 चौ 28, 4 एकम 4। फिर ये देखो 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 31 तिया 93, फिर 31 दूनी क्या हो जाएगा 62, यानी उत्तर हो जाएगा 4 बाकी 1 75, 1 71, कितना होगा 714। देखो एक अलजेब्रा का क्वेश्चन था, यहाँ पे अलजेब्रा का था x प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा था, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का योग दे रखा था, इसका मान आपसे पूछ रखा था। सबको पता है एक फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। नहीं, अब यहां पे अगर गौर फरमाइएगा तो देखो ये इसका मान हमसे पूछा गया है, ठीक है भैया, इसका मान यहां पे हमें दे रखा है कितना 42। क्लियर है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान भी दे रखा है 11, इसका मान भी दे रखा है 11। तो क्या इसका मान नहीं निकल जाएगा, तो कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा। कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर होगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 42 दूनी 84, इसको घटा देंगे, 11 में से 4 जाएगा 7, 11 में से 8 जाएगा 3, यानी सही आपका प्रश्न का उत्तर होगा। जो क्वेश्चन आए हैं उनके हिसाब से मैथ करवा दीजिए। ठीक है, करवाना क्या है भाई, इतना इतना इजी क्वेश्चन है कि मत कहो, है ना। और रेलवे ग्रुप डी में पूछेगा क्या, आगे देखो, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए ना, उसके बाद और भी कुछ हम बताएंगे आपको टेक्निक। यहां पर देखो एक यहां पे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, क्रयमूल्य इतना है विक्रय मूल्य इतना है, तो प्रतिशत हानि बताओ। हानि कैसे निकालोगे भैया, तो कहोगे इतना में खरीदा इतना में बेचा, तो 10 में से 2 गया 8, यहां पे कहोगे 9 में से 0 गया 9, यहां पे कहोगे 4 में से 3 गया 1, यानी 198 रुपया का हानि हुआ। कितना में, तो कहोगे हमेशा क्रय मूल्य पर तुलना करते हैं तो 2500 में, अतः 100 में कितना हुआ, यही हमारा क्या होगा प्रतिशत हानि होगा। अब इसको काटिएगा आप तो कहिएगा 2 शून्य से 2 शून्य। अब ये काटने का कोशिश मत करना, जब 25 रहे हर में 25 रहे 5 रहे 125 रहे, है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको शून्य में परिवर्तित करने का प्रयास करना है, यानी ऊपर नीचे 4 से गुना करने का प्रयास करना। तो नीचे क्या हो जाएगा 100, है ना, ऊपर गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी ये हो जाएगा 832 के 2 बाकी 3, है ना, 1976 और 3 79 और 2 अंक के बाद दशमलव, यही हमारा आंसर होगा, इतना प्रतिशत होगा मेरा आंसर। क्लियर, 7.92% हानि होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि 5 वर्ष पहले यहां पे एज का क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले एक्स और वाई का अनुपात था 3:1, यानी उनके उम्रों का अनुपात कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 100 बाई की उम्रों का अनुपात था 3:1। वर्तमान में दोनों के उम्रों का अंतर 30 वर्ष है। ध्यान से समझिएगा, कभी भी दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि अगर आज हम आपसे 15 वर्ष बड़ा हैं तो आने वाले दिन में भी हम 15 वर्ष बड़ा ही रहेंगे। क्लियर है, तो अगर अभी अंतर 30 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले भी अंतर 30 वर्ष का रहा होगा, यह ध्यान दीजिएगा। लेकिन अनुपात में देखिएगा यहां से अंतर कितना आ रहा है दोस्त, तो कहोगे 2 का, तो हम कह देंगे 2 का वैल्यू क्या कह देंगे भैया 30 कह देंगे, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, यानी कि 1 का वैल्यू 15 तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 45, 1 का वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं 15। अब हमसे पूछा था यहाँ पे उनका उम्र, यानी एक्स वाई के उम्र, है ना। अब किसका उम्र पूछा था पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन यही था। अब 5 वर्ष पहले की बात किया है ना, ये 5 वर्ष पहले है, और उम्र क्या चाहिए वर्तमान, तो 5 वर्ष पहले ये 45 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना का होगा 5 वर्ष बढ़ जाएगा, 45 + 5 यानी कि 50 वर्ष का ये हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 5 वर्ष पहले बाई था 15 वर्ष का, तो आज कितना का रहा होगा, तो 5 बढ़ जाएगा, तो 15 5 20 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, यहां तक इन्हीं को दिक्कत, यही हमारा उत्तर होगा। एक्स का पूछा होगा तो ये बता देते, बाई का पूछा होगा तो ये बता देंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन में एक चीज आज पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकेंड शिफ्ट में भी, थर्ड शिफ्ट में भी अल्टरनेट वाला क्वेश्चन, जो एक दिन राम, दूसरा दिन श्याम, तीसरा दिन मोहन करता है, उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर देखो कहता है कि P और Q, यहां पे कह रहा है कि P और Q किसी काम को 9 दिन और 12 दिन में अलग अलग करता है, ये करता है 9 दिन में और ये करता है 12 दिन में। क्लियर है, सबसे पहले क्या निकालोगे दोस्त, कहोगे कुल काम पहले पता कर लो, कितना हो जाएगा 36। उसके बाद हम एक दिन का काम यानी कि फैंसी निकालते हैं, भागा देकर, नहीं भागा देकर, ये तो निकाल लोगे, इतना काम तो बिल्कुल आप कर लोगे। उसके बाद अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कहता है यदि वे बारी बारी से एक एक दिन के लिए काम करते हैं और काम
काम का शुरुआत क्यों करता हो, काम का शुरुआत क्यों करता हो, तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। एक एक दिन अल्टरनेट रहे तो हमेशा आप 2 दिन का काम निकालोगे। यहां पे लिखोगे 2 दिन में किया गया काम, 2 दिन में किया गया काम हमेशा, है ना। कितना करेगा दोस्त, तो कहोगे भैया पहला दिन तो क्यू करेगा तो 3 काम निपटा लेगा, फिर दूसरा दिन एक पी करेगा तो 4 काम निपटा देगा, यानी 2 दिन में 7 काम कर लेगा, 7 काम कर लेगा। अब आपको यहां पे सोचना चाहिए कि टोटल काम कितना है, कहोगे 36 है, और 2 दिन में काम कितना हो रहा है 7, तो 7 में कितना से गुना करेंगे कि या तो 36 आ जाए या 36 से कम रहे, है ना, 36 आ जाए या 36 से कम रहे। तो हम कहते हैं कि अगर 6 से गुना करते हैं तब 42 ज्यादा हो जाता है, तो हम 500 गुना कर देंगे दोनों ओर क्या करेंगे 500 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35 काम। यानी ये बात बना कि 5 दूनी 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा 35। तो शेष काम तो एक और बच जाएगा ना, हम निकालते हैं डेज, कितना डेज लगेगा भैया, तो यहाँ पे 10 दिन तो भैया हमारा लग जाएगा, 10 दिन लग गया, काम कितना हो गया 35। अब शेष काम कितना बच गया, तो कहोगे टोटल था 36 काम, 35 को हुआ है तो एक काम बच गया है, शेष एक काम बच गया है। अब एक काम को करने के लिए कौन आएगा, क्योंकि 10 दिन में तो सबका क्या कहते हैं उसको, मैंने पूरा हो गया है क्रम। अब कौन आएगा एक काम को करने के लिए, तो जो शुरू किया था, कौन काम को शुरू किया था, यहां पे लिखा था कौन शुरू किया था, क्यू। अतः यह एक काम को करने के लिए क्यू आएगा, और क्यू एक दिन में 3 काम करता है, तो एक काम कितने दिन करेगा, तो 1/3 दिन में, यानी कि 1/3 दिन और लगेगा, यानी 10.1/3 दिन लगेगा टोटल काम को समाप्त होने में। क्लियर है दोस्त, इस प्रकार से अल्टरनेट क्वेश्चन हम बनाते हैं, कोशिश किए हैं थोड़ा सा बेसिक को भी हल्का आपको समझा दूं। क्लियर है। अब ये देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन यहां पे आ गया था, सीरीज वाला, जो भी क्वेश्चन मिला है वो आपको हम यहां पे लगा दिए हैं। यहां पे कहता है ना 9 + 1, है ना, ए हो गया 8, और ए हो गया 45 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 गया 7, 27 होगा लगता है, नहीं, ए हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, और 10 में से 4 जाएगा इतना। तो अगला कौन होगा, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे क्या है भैया, तो कहोगे 1 का क्यू है ये, 2 का क्यू है ये, 3 का क्यू है ये, 4 का क्यू है ये, यानी अगला जो जुटेगा वो 5 का क्यू, यानी कि 125 इसको में प्लस होगा, नहीं, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 9 5 14 के 4 बाकी 1 3 234। क्लियर है दोस्त, यही आपका प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पर देखो, ये कहता है एक घन का एक फलक, एक टोटल घन में, फलक कहते हैं सतह को, फलक कहते हैं सतह को, ठीक है। तो घन में टोटल 6 सतह होता है, और सतह क्या होता है, वर्गाकार होता है, ये सतह क्या होता है, वर्गाकार होता है। तो कहता है कि ये सतह का परिमाप है 24, तो इसका परिमाप क्या होगा 4a होगा ना, तो 4a बराबर यहां पे कह रहा है 24, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी कि भुजा कितना हो गया 6, ठीक है। तो उसका आयतन बताओ भैया, घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है 6 एल क्यू, भुजा का क्यू, तो भुजा तो निकल गया 6, तो 6 का क्यू कर दो, यानी 216 हो जाएगा। बस यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब ये देखो एएसआई का क्वेश्चन था, ये कहता था कि 2000 रुपया का 8.25% की दर से 73 दिन का 73 दिन का, है ना, कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये मेरा क्वेश्चन था, है ना। सबको पता है एएसआई बराबर आरटी प्रतिशत, कौन नहीं जानते हैं। क्लियर है भाई। अब यहां पे ध्यान देना, ये दिन में है तो पहले तो इसको वर्ष में बदलना होगा आपको, तो कहोगे भैया 73/1 वर्ष में 365 दिन होता है, तो 365 से भागा दोगे तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 1/5 वर्ष हो जाएगा। अब नहीं निकाल लोगे तो कहेंगे जी बिल्कुल निकाल लेंगे, तो ये सही कितना होगा, तो कहोगे 2000 का इतना गुना इतना परसेंट, यानी कि 8.25 गुना 1/5%, परसेंट का मतलब क्या होगा, बटा 100 होगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर भैया आ जाएगा। क्लियर है। हल करना भी बहुत आसान है, हल करना भी बहुत आसान है, हल कर दे या हल कर लीजिएगा, जल्दी बताओ भाई। है यहां पे कहता है दो मिश्र धातु जिंक और कॉपर का अनुपात है 5:2। यहां पे गौर से समझिएगा, यहां पे 5:2 में है जिंक और कॉपर, और यहां पे कहता है कि 5:7 में है जिंक और कॉपर। दोनों मिश्र धातु को मिलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जाए तो उसमें जिंक और कॉपर का अनुपात क्या होगा, यानी ए वाला को मिलाकर एक दूसरा मिश्र धातु बनाया गया, तो आपको यह बताना है दोस्त कि इसको में जिंक और कॉपर का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाना तो बहुत आसान होता है। सबसे पहले ये दोनों के मात्रा को बराबर कर लेते हैं। ये कितना है, तो कहोगे योग भैया 7 है, ये योग कितना है 12, है ना। तो मात्रा को इसको बराबर करने के लिए ई वाला से इसको में गुना कर देते हैं, ई वाला से इसमें गुना कर देते हैं, बस निकल गया। अब यहां पर देखो जिंक कितना हो जाएगा, जिंक कितना हो जाएगा, यहां पर लिख दें क्या, चलो इधर लिख देते हैं नीचे, जिंक कितना हो जाएगा, जिंक अनुपात कॉपर है ना, तो जिंक कितना हो जाएगा, कहोगे 12×5 = 60 kg इसमें हो जाएगा, और प्लस 7×5 = 35 kg इसको में हो जाएगा। अनुपात कॉपर कितना हो जाएगा, कहोगे 12×2 = 24 kg इसको में हो जाएगा, और प्लस 7×7 = 49 kg इसमें हो जाएगा। बस यही रेशियो हो जाएगा। इसको जोड़ लोगे तो कहोगे ये हो जाएगा 95, और ये हो जाएगा 9 4 13 के 3 बाकी 1 5 2 7 73। यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर है भाई, कहीं किन्हीं को दिक्कत। कहता है 11 संख्याओं का औसत 41 है, ठीक है भैया।
पहली 5 संख्याओं का औसत 17 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, तो छठा संख्या क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो छठा संख्या निकालने के लिए क्या करिएगा आप, तो कुछ नहीं, टोटल में से, है ना, टोटल 11 संख्या का योग में से, यानी कि 11 गुना 41 में से क्या करिएगा, पहली 5 संख्या का योग यानी कि 5 गुना औसत 17 प्लस अंतिम 5 संख्या का योग यानी कि 5 गुना 64, पांचों का औसत 64 है, तो योग क्या होगा, औसत गुने संख्या को घटा दीजिएगा, छठा संख्या आपका निकल जाएगा। नहीं, टोटल 11 में से पहली 5 अंतिम 5 यानी 10 को घटा देंगे तो एगो बच जाएगा, वो कौन बच जाएगा, छठा बच जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कहीं को दिक्कत कहता है दो संख्याओं का योग 430 है, उसका महत्तम संवर्तक 43 है, तो ऐसी संख्याएं के कितने युग्म संभव है, यानी एलसीएम एचसीएफ का यह भी क्वेश्चन है। नहीं, एलसीएम एचसीएफ का यह भी क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाओगे, तो देखो यहां पे हम कोप्राइम का योग निकालते हैं। कोप्राइम का योग होता है संख्या का योग बटा मासा, बस ऐसे कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। अब यहां पे निकालेंगे वैसा कोप्राइम जिसका योग 10 हो, तो कहोगे कौन होगा भैया, तो 1 9 10 होता है, 2 8 10 होता है, 3 7 10 होता है, 4 6 10 होता है, 5 5 10 होता है। लेकिन इसमें से कुछ कोप्राइम भी है और कुछ कोप्राइम नहीं है। जैसे 5 5 कोप्राइम नहीं है, 4 6 कोप्राइम नहीं है, 2 8 कोप्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि कोप्राइम कहते हैं जिसका मासा 1 हो, जिसका महत्तम संवर्तक 1 हो, उसको कोप्राइम कहते हैं। तो 2 8 का महत्तम संवर्तक 2 हो जाएगा, कोप्राइम नहीं है। 4 6 का भी 2 हो जाएगा, कोप्राइम नहीं है। 5 5 का भी 5 हो जाएगा, वो कोप्राइम नहीं है। तो जो कोप्राइम नहीं है उसको क्या करेंगे, काट देंगे, अपने आप युग्मों की संख्या निकल जाएगा। केगो बचा, तो कहोगे एगो, केगो बचा भैया, तो 2 गो। तो ऐसे युग्मों की संख्या कितने होंगे, तो कह देंगे 2 होगा। नंबर का क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति का था, कहता है थीटा बराबर अगर 60 डिग्री हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा माने tan थीटा का मान निकालो, कितना आसान है। और देखो थीटा का मान अगर 60 रखोगे तो sin 60 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3। अब इसको हल कर दोगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, √3 + 1 - 2 √3 हो जाएगा। अब यहां पर देखो 2 गो आम में से 1 आम जाएगा, तो 1 आम भैया बच जाएगा। क्लियर है, बस यही हमारा आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में हो उसके अनुसार से आंसर कर लोगे। यू आर ग्रेड से, उत्तर प्रदेश से। बोलिए क्वेश्चन में कोई जान आपको लग रहा है क्या? देखो ये किस तरह का क्वेश्चन था, है ना, लेकिन यहां पे कहता है कि 20 औरत किसी काम को 15 दिन में करता है। 20 औरत किसी काम को 15 दिन में करता है और 15 आदमी उसी काम को 15 दिन में करता है। 15 आदमी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो आदमी और औरत के कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, यानी इफिशिएंसी का अनुपात क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है, ई गुना ई बराबर ई गुना ई कर देना है, ई गुना ई बराबर ई गुना ई कर देना है, आंसर आ जाएगा। और क्या, तो कहोगे 20 गुने 15 औरत बराबर हो जाएगा 15 गुने 15 आदमी, 15 गुने 15 आदमी। अब भैया यहां पे क्या करोगे, तो 15 से 15 तो मेरा कट जाएगा, 4 5 20, है ना, 4 5 20 और 3 5 15, यानी आपका आ गया औरत अनुपात आदमी बराबर 3:4। आपसे पूछा आदमी अनुपात औरत ना, आदमी अनुपात औरत तो हो जाएगा 4:3। जो भी पूछे, है ना, उसका उत्तर हम दे देंगे, है ना। बस इस ढंग से तरीका बनाने का यही होगा, यही इफिशिएंसी निकलता है। आदमी एक दिन में 4 काम करेगा तो औरत एक दिन में 3 काम करेगा, यही इफिशिएंसी हुआ। एक दिन का काम होता है इफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। ठीक है भाई, को देखते हैं। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यहां पे कहता है शेप प्लस, अब इतना का वर्गमूल 144 का 12 होता है, तो कह दोगे 0.12 नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो वर्गमूल में 2 अंक के बाद दशमलव, माइनस यहां पे कह रहा है 18 नहीं, 18 का वर्ग 300, इसका वर्गमूल 300 का 18 होगा, तो एक हो जाएगा 0.18। इसको अगर दशमलव में कन्वर्ट करोगे तो 0. क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो, अब इसको हल करना है, तो कहोगे शेप प्लस 0.12। अब यहां पे आइए तो कहिएगा 80 में से 78 को घटाओ, 18 को घटाओ। 80 में से भैया 18 को आपको घटाना है, ठीक है। तो कहोगे 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, इतना आ जाएगा। और ये क्या में आएगा भैया, तो माइनस में आएगा, नहीं, क्योंकि 80 8 का मतलब क्या होता है, 80 होता है, ध्यान देना, ठीक है। 0.8 का मतलब 0.80 होता है, तो बड़ा है तो क्या आएगा, -0.62। अब पहले भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दशमलव क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, तो कहोगे 6 प्लस 2 2 4, 6 1 7, कितना हो गया, यही हो जाएगा 6.74। कैलकुलेशन एक बार और आप देख लेना, यही मेरा आंसर होगा यहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में था कि 100 से लेकर 200 के बीच 13 से कटने वाला संख्या का औसत भैया बता दो। तो देखो कभी भी जब लगातार संख्या का औसत निकालते हैं हम, है ना, औसत निकालते हैं हम, तो क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होता है। क्या होता है, पहली
पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा क्या होता है 2 होता है। तो देखो, तो 13 से कटने वाला 100 के बाद का पहली संख्या कौन होगा? तो कहोगे भैया 13 8 चलोतर से कौन होगा? 104 होगा। क्लियर है, 104 होगा। और 200 के पहले वाला 13 से कटने वाला कौन होगा? तो कहोगे 195 होगा। नहीं, क्योंकि 13 एकम 13, 13 पचे 65। यानी जो संख्या की वो बात कर रहा है ना, जो संख्या की बात कर रहा है कि 100 और 200 के भी 13 से कटने वाला संख्या, तो हो गया 104 डॉट 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 कहां तक? 195 तक, है ना। अब इसी का आपको औसत निकालना है। औसत, तो औसत निकालने में ध्यान देना, औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी 195 अब बटा का 2 होता है। बस यही औसत होता है लगातार संख्या का। जब एपी में आंकड़ा दिया हुआ हो तो उसका औसत यही होता है, पहली प्लस अंतिम बटा 2। अब इसको हल करिएगा तो आप कहिएगा 5 4 9 909 299 बटा 2, तो 14 दूनी 28, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, यही हमारा उत्तर होगा 149.5। क्लियर है भाई, 149.5। क्लियर है। अगर इसको आप देखिएगा तो ये दिखाई दे रहा है 0.6, इसका वर्गमूल क्या होगा? 0.9 होगा। इसका क्या होगा? 0.12 होगा। अब ये दशमलव कट जाएगा, है ना। ये 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 0.6 हो जाएगा। इसको दशमलव बदलोगे तब। अब यही को हमको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, कहोगे 6 और 2 8 हो गया, 6 1 7, 7 और 9 16, 16 और 22 हो गया। बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, 2.28। कोशिश किए हैं कि सारे क्वेश्चन को हाथ से हम पहले लिख लिए हैं ताकि आपका समय का बचत हो। अब यहां पे कहा 2/30, 3/40, 5/40 का मासा क्या होगा? तो सबको पता है कि भिन्न का मासा जब निकालते हैं तो क्या होता है? अंश का मासा बटा हार का लासा होता है। नहीं, हार का लासा होता है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि मासा पूछे तो ऊपर में मासा होगा, लासा पूछे तो ऊपर में लासा होगा, नीचे में मासा होगा। लेकिन यहां पे बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, भिन्न जब भी लेना है तो भिन्न का सरलतम रूप लेना है और उस पर इस फार्मूला का यूज करना है, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपका गलत हो जाएगा। यहां तो गलत नहीं होगा, यहां तो दोनों में आंसर सेम आएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको गलत हो जाएगा। यानी अगर कटता है ना तो पहले काट दोगे, इस प्रकार से पहले काट दोगे, यानी 1/15, 3/40 और 1/8 का आपको मासा निकालना होगा। इसको कभी मत भूलिएगा, ध्यान रहे। भिन्न को हमेशा पहले काट कूट के, है ना, सरलतम रूप में बदल लीजिएगा, तब लासा या मासा जो निकालना है आप निकालिएगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा, है ना। इसमें नहीं गलत होगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसको निकाल के देंगे और कहेंगे इसका भी तो वही आ रहा है, इसका भी वही आ रहा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको गलत हो जाएंगे, ये ध्यान रहे आपको। चलिए, तो अंश का क्या निकालना है? मासा। तो 1 3 1 का मासा क्या होगा? 1 होगा। हर का लासा 15 40 8 का लासा निकालिएगा तो 120 हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा, यानी 1/120 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। 234 के पावर 331 का इकाई अंक क्या होगा? अगर इकाई में 4 या 9 हो, हमने बताया है कि इकाई स्थान पर 4 या 9 हो तो पावर को देखो, सम है या विषम? क्या है भैया? विषम। अगर विषम रहे तो नो चेंज, ये मैंने आपको बताया है। विषम रहे तो नो चेंज, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा? जो है वही रहेगा। 4 है तो 4 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा। या फिर इसका बेसिक तरीका भी जान लीजिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन को अगर बनाना है, कोई भी क्वेश्चन को बनाना है तो कुछ नहीं करिएगा, पावर में 4 से भागा दे दीजिएगा, सीधा सीधी। अगर कुछ ना पता चले आपको और कुछ पता ना चले तो पावर में 4 से भागा दे दीजिएगा। 8 4 32, कितना आ गया भैया? 1 1, 4 दूनी 8, कितना आ गया भैया? 3, शेष कितना आ गया? 3। अब यही शेष को यहां डाल देना, इसको काट के यही शेष को भैया यहां डाल देना, इसका इकाई अंक निकाल देना, यानी 4 के पावर 3 का इकाई अंक, यानी 4 गुने 4 गुने 4, यानी कि 4 4 16, 6 4 24, यानी कि 4। क्लियर है? आइए बात समझ में, ये सब में लागू होगा, है ना, ये सब में काम करेगा, यही बेसिक तरीका होता है। ट्रिक अगर भूल जाते हो एग्जाम में, कभी भी इकाई अंक से क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना, पावर में 4 से भागा देकर शेष निकाल लेना, और यही शेष को उस पावर को काट कर, है ना, वहां पे रख देना और उसका इकाई अंक निकाल लेना, यानी 4 के पावर 3 कर देना, इकाई अंक निकल जाता। 2 रहता तो 2 के पावर 3 कर देते, इकाई अंक निकल जाता। 7 रहता 7 के पावर 3 कर देते, इकाई अंक निकल जाता। आई बात समझ में? क्वेश्चन कैलेंडर का भी था, ठीक है भैया, कि 22 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? इसको निकालने के लिए सबको पता है एक कोड होता है, जो कोड आपको याद होनी चाहिए। कोड माह का पहले लिख देते हैं, माह का कोड 033 035 624 625 624 625, ये माह का कोड आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला? 033 035 624 625 624 625। उसके बाद शताब्दी का कोड भी याद रखना है, यहां पे 614 होगा वो शताब्दी का कोड। शताब्दी कोड में कुछ नहीं करना, 6
6420, यानी कि दो घटते जाना 6420। ये जो कोड होगा ना ये 2000 का कोड होगा। कितना का होगा? 2000 का। ये होगा आपका 2100 का कोड, ये होगा आपका 2200 का कोड, ये होगा आपका 21 22 2300 का कोड। ठीक है, अब 2400 का कोड कैसे निकालोगे? तो फिर यहां से शुरू 2400, 2500 का कोड, 2600 का कोड, 2700 का। ऊपर में जाओगे तो यहां पे हो जाएगा 1900, 1800 लिख देते हैं। 1900 ये हो जाएगा, 1800 ये हो जाएगा, 1700 ये हो जाएगा आपका 1600 का कोड। इस ढंग से शताब्दी का कोड होता है। बस यही दो चीज आपको याद रखना है। 033 035 614 625 माह का कोड ये हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर से इसको सुन लो, बहुत आराम से याद हो जाएगा। 624 033 035 614 625। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, बनाने का तरीका यहां पे सीख लो। यहां पे 22 7 से भागा दो, 7 या 21 शेष लिखो 1। क्लियर है? दिसंबर का कोड यहां से देखो तो दिसंबर का कोड 5 हो जाएगा, यहां से लिख दिए 5। अब 2000 का कोड, 2000 का कोड कितना होता है? 6। शताब्दी यही बता देगा, इसका अंतिम शुरू वाला 2 अंक है ना वही शताब्दी। यहां पे 1916 होता तो शताब्दी 1900 है, तो 2000 शताब्दी में है, तो शताब्दी का कोड कितना लिखोगे भैया? तो 6 लिखोगे। अब यहां पे ये ईयर है, ईयर में 2 चीज देखना होता है, एक ईयर की संख्या देखना होता है और एक लीप ईयर देखना होता है। 2 चीज देखना होता है। ईयर 16 है तो 16 ले लो, 16 में 7 से भागा दे दो, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 2। लीप ईयर निकालने के लिए इसमें 4 से भागा दे दो, तो 4 4 16 कितना आ जाएगा? 4। या तो अब इसको जोड़ के है ना 7 से भागा दे दो या 7 का जोड़ा बनाकर काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। 6 1 7 5 2 7 कितना आया भैया? 4। 4 का मतलब क्या होगा? तो 1 होता है सोमवार, तो 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, यानी कि गुरुवार। चूंकि ये क्वेश्चन अक्सर हाँ पिछले साल भी, पिछले बार जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें भी कैलेंडर का क्वेश्चन है ना अक्सर आया था। एक डेट देकर सीधा आपसे दिन पूछ लिया था, या तुलना वाला पूछता है, एक डेट का दिन दे देगा और दूसरा का पूछेगा। क्लियर है? तो ये वाला तरीका क्लियर, बस यही 2 चीज काम में आता है, बहुत आसान है, ये रह जाएगा तो आराम से निकल जाता है। आगे बढ़े, चलो भैया। था कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का अनुपात 5:3 हो तो इनमें से छोटा कोण का मान क्या होगा? याद रखना, चक्रीय चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज कहते हैं जिसका चारों शीर्ष कोई वृत्त पर हो, है ना, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष कोई वृत्त पर हो। कहता है कि इसका एक समूह कोणों का अनुपात है 5:3, यानी ये 5 है तो ये कितना है भैया? 3 है। तो ये दोनों में छोटा कोण कौन है? तो याद रखना, चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। तो 5 या 3 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। हमसे बोला छोटा कोण यानी कि अनुपातिक 3 का मान, तो कहोगे 180/8 गुने कर दोगे 3। ठीक है, जो भी उत्तर आवे काट कुट कर लेना, ऐसे तो लगता है पूरा पूरा कटेगा नहीं, है ना। तो 4 दूनी 8, 90 दूनी, फिर 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4, यानी 5 या 15 का 5 बाकी 1 4 12 13/2 आएगा तो 67.5 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भैया? क्लियर है? यहां तक। यहां पर चलते हैं, है ना, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन में। ठीक है भैया, चलो सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। सबसे पहले द्विघात समीकरण का क्वेश्चन हमें देखने को मिला। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बोला था कि इसका मूलों का योग क्या है। तो याद रखना दोस्त, यहां पे है ना, यहां पे याद रखना मूलों का, यहां लिख देते हैं, मूलों का योग जो होता है, मूलों का योग जो होता है वो होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल जो होता है ना वो होता है c/a। ये बात फार्मूला आप याद रखना। ठीक है ना, मूलों का गुणनफल c/a, योग होता है -b/a। यहां पे कह रहा है, यहां पे किसका मूलों का योग भैया बता दो। तो यहां पे x स्क्वायर का गुणांक a होता है और x का गुणांक b होता है और स्वतंत्र पद है जो भैया c होता है। क्लियर है? अब यहां पे प्लस माइनस में भी अंतर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है भैया, है ना। पहले बता रहे हैं कि डाटा कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन हम पैटर्न को समझ लेंगे। मूलों का योग क्या होगा? तो कहोगे -b/a होगा। तो -b का मान कितना है? कहोगे 6 है। ठीक है, a कितना है? कहोगे 3 है। बस आपका उत्तर आ जाएगा -2। ये डिपेंड करता है ना, जो आंकड़ा है उसके अनुसार, लेकिन फॉर्मूला ये होता है, बिल्कुल इसको याद रखना। एक्स स्क्वायर का गुणांक को ये कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और जो स्वतंत्र पद होता है उसको हम सी कहा करते हैं। कि 15 मार्च 2022 को मंगलवार है, तो 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? उसमें डायरेक्ट एक डेट देकर दिन पूछा था, यहां पे एक दे दिया है, दूसरा पूछा, यानी कि इसकी तुलना में इसको बताना है। ये ध्यान देना, इसकी तुलना में इसको बताना होता है। तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन में एक बार कॉल करना कि देखो डेज भी समान है, मंथ भी समान है, सिर्फ ईयर में चेंज है। जब सिर्फ ईयर में चेंज हो तो कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ यहां पे वर्ष का अंतर निकालते हैं। वर्ष का अंतर कितना आया? तो कहोगे 2 आया। अब दोनों के बीच अगर लीप ईयर है ना, तो उसकी संख्या निकाल लेते हैं। कहोगे लीप ईयर 0 है, लेकिन बहुत सा भाई यहां पे कहेंगे कि नहीं 2020 है। हां 2020 लीप ईयर है, लेकिन 15 मार्च 2020 से 15 मार्च 2022 तक जा रहे हो, यानी कि 15 मार्च से ही स्टार्ट आप कर रहे हो, तो फरवरी तो इसमें काउंट होगा नहीं। और लीप ईयर आने से फरवरी में ही परिवर्तन होता है, फरवरी एक दिन बढ़ जाता है, यानी 28 के बजाय 29 का हो जाता है। जब फरवरी जिस लीप ईयर में काउंट नहीं होगा तो उस लीप ईयर को यहां पे काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? अतः 2020 लीप ईयर रहने के बावजूद भी हम इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फरवरी काउंट नहीं हो रहा। अब यहां पे अंतर योग निकालो, कितना आया? 2। बस अब क्या करना, जो दिया गया डेट है
सॉरी जो पूछा गया डेट है अगर वो बीता हुआ है तो घटा देना, आने वाला है तो जोड़ देना। तो दिए हुए डेट से ये पूछा गया डेट बीता हुआ है, 2022 की तुलना में 2020 क्या है, बीता हुआ है, पहले वाला पूछ रहा है तो घटा देना। क्लियर है, इसमें क्या करना, घटा देना। अगर आने वाला पूछेगा तो जोड़ देना, बस हो गया उत्तर। मंगलवार में घटाओ तो मंगल के पहले जाओ क्या मिलेगा, सोमवार, सोमवार के पहले जाओ क्या मिलेगा, रविवार यानी कि संडे। चलो भैया ये भी मैंने आपको समझा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में, यानी कि ये वाला में। देखो ये कितना आसान था, ये सेकंड शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं भैया, ये सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, है ना, सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। यहां पे देखो कभी भी रूट में गुना और भाग आ जाए, लगता है कि पिछला जो ग्रुप डी का हम बता रहे थे ना उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था, है ना, गुना में हो तो दोनों रूट को एक साथ कर लेना, आंख मूंद कर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 150, तो इसको कहोगे 25 का 150। अब देखो भैया 25 का वर्गमूल होता है 5, 6 का तो निकलेगा नहीं, यानी कि 5√6 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या करना है, माध्यिका निकालने के लिए जो आंकड़ा होता है उसको या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले सजा लेते हैं। तो क्या है भैया, सबसे छोटा 1 है, क्लियर है, उसके बाद 1 के बाद छोटा कौन है, 3 है, रख दो, 3 के बाद छोटा 4 है, रख दो, 4 के बाद छोटा 5 है, रख दो, 5 के बाद 8 है, क्लियर है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद क्या है, 12 है। पहले इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेना। अब बीच वाला ही माध्यिका होगा, क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 3 गो इधर और 3 गो इधर हटा दो, बीच में कौन बच गया, 5, यही इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन कभी कभी बीच में 2 गो बच जाएगा, 2 गो, तो दोनों को जोड़ लेना, दोनों को जोड़ लेना और 2 से भागा दे देना तो माध्यिका निकल जाएगा। जब बीच में 1 गो बचा था तो यही माध्यिका हो गया, लेकिन बीच में अगर 2 गो आ जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देना, यानी कि उसका औसत निकाल देना, वही उसका माध्यिका हो जाएगा। क्लियर है भाई, देखिए ये कहीं ना कहीं पूरक पर आधारित क्वेश्चन था, नहीं ये कहीं ना कहीं पूरक पर आधारित क्वेश्चन था। तो यहां पे बनाना क्या था, साइन स्क्वायर 23 प्लस, है ना, इसको पूरक में कन्वर्ट करना था। जो ही पूरक में कन्वर्ट करोगे तो अंग्रेज का पूरक जानता है ना, साइन का होता है कॉस, टेन का होता है कॉट, कौसे का होता है सेक। यहां पे साइन का पूरा क्या होता है, कहोगे कौस हो जाएगा, यानी कौस स्क्वायर। आइए 67 का पूरा क्या होगा, तो 90 में से घटा दोगे, 90 घटा 67 यानी कि 23 हो जाएगा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है भाई। यहां पे देखिए कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना, ठीक है, कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से कह रहा है कि 2 वर्षों में 1250 रुपया हो जाता है, और 5 वर्षों में, और ये कहता है कि 5 वर्षों में 2000 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 2000 रुपया। तो ब्याज का दर क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें दर भी पूछता है, मूलधन भी पूछता है। आपसे दर पूछा गया है, यानी कि मूलधन हमें तो निकालना ही होगा, दर निकालने के लिए क्या करोगे दोस्त, कहोगे यहां से समय का अंतर निकालो, कितना हो गया, 3 वर्ष, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो यहां पे अंतर निकाल दो, वही उसका ब्याज हो जाएगा। नहीं कहोगे 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 750 रुपया हो गया। क्लियर है ना। यहां से अंतर कितना आया, 750 आया। ये 750 हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी तुलना में यहां पे 750 रुपया ज्यादा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि समय 3 साल ज्यादा है, यानी यही 3 साल का ब्याज हो गया 750 रुपया। यानी हम कह सकते हैं भैया कि 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, 3 से भागा दे देंगे, यानी 250 रुपया। तब तो ये भी कह सकते हैं कि 1 साल का ब्याज 250, तो 2 साल का ब्याज होगा 2.5 दूनी 500। नहीं, यहां पे ब्याज कितना हो जाएगा भैया, कहेंगे 500। नहीं, 1 साल का ब्याज 250, तो 2 साल का ब्याज 2.5 दूनी 500, 2 साल का अमाउंट है इतना। तो अगर इसमें से 500 घटा दोगे तो मूलधन निकल जाएगा, घटा ना दो तो कहोगे 50 हो गया, है ना, 50 हो गया, 12 में से 5 गया 7। हमको लगता है कुछ आंकड़ा गड़बड़ हमको लग रहा है यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं। ये क्या निकल गया, हमारा मूलधन निकल गया। तो क्या अब दर नहीं निकाल लोगे, कहोगे दर क्या है ना, तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज तो तुमको पता ही है 250 रुपया। कितना का ये ब्याज है, कहोगे 750 रुपया का है, अतः 100 रुपया का कर दो, वही आपका दर होगा बस। यानी कि ये 3 बार में जाएगा, यानी 33.1/3%। जो डाटा था उसके अनुसार से रेट आपका ये आ जाएगा। क्लियर है भाई। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। कहता है ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी। यहां पे कह रहा है भाई कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, यानी 1 है तो कितना है, 2 है। फिर कहता है बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, यानी बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, यानी कि ये 3 तो कितना है, 1 कह रहा है। अब यहां से तो स्पष्ट है कि ये अनुपात बी अनुपात सी आराम से निकाल दोगे, 1 2 अनुपात 1 अनुपात 3 नहीं निकाल दोगे, क्योंकि बी यहां पे कॉमन है, आई इक्वल भी है, नहीं अतः कोई टेंशन नहीं है हमको। ये हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 1, सी हो जाएगा 3। अब यहां पे कहता है कि ए बी सी के आयु का योग 42 वर्ष है, तो बी और सी के आयु का योग क्या होगा, तो 3 1 4 2 6 का वैल्यू यहां पे दे रखा है 42। अब कहता है यहां पे बी और सी का योग, बी और सी का योग यानी कि 4 का मान, तो कहोगे 42/6 गुना 4, यहां पे कहोगे 7 का 42, 7 28, कितना आ जाएगा दोस्त, 28। अब आंकड़ा यही था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है ना, सिंप्लीफिकेशन का है, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, है ना, यही पर तो है। देखो भागा दो, 9 3 27, यहाँ पे भागा दो, 5 दूनी 10, यानी आपको आ गया 9 प्लस यहाँ पे आ गया 2 में से 1 गया 1, यानी कि 10।
तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर है भाई, इसमें देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखते हैं, कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है। ठीक है भैया, यहाँ पे ध्यान देना, एक त्रिभुज एबीसी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि कोण ए का समद्विभाजक यानी कि ई बराबर ई, एडी एक खींचा गया है। क्लियर है, और ए बी आपका 8 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 6 सेंटीमीटर है, ए बी आपका 8 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 6 सेंटीमीटर है, अब बी सी आपका 14 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है बी डी का मान, हम अपने से लिख दिए बी डी का मान, है ना। डी सी का मान कुछ भी पूछा जा सकता था, ऐसा क्वेश्चन था। खैर जो भी हो, यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, एक कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक आप खींचते हैं तो ये दोनों का अनुपात वही होगा जो ये दोनों का अनुपात है, ये दोनों भुजा के अनुपात के इक्वल होता है कि ना, बनाया गया अंतःखंड का अनुपात शेष दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी ये दोनों का अनुपात जो होगा वो ये दोनों के अनुपात में होगा। तो ये दोनों का अनुपात कितना है, कहोगे 4:3 में है। कितना में है, 4:3 में है। तो इसका भी अनुपात 4:3 में होगा, इसका भी अनुपात 4:3 में होगा। जो अनुपात ये दोनों का होगा ना भुजा का, वही अनुपात ये दोनों अंतःखंड का होगा। तो ये वाला तो 4:3 में रेशियो है, तो ये भी क्या होगा, 4:3 रेशियो होगा। तो अब नहीं निकालोगे बीडी का मान क्या, कहोगे जी कर दोगे 4 और 3 7 का वैल्यू 14, कर दोगे 7 का वैल्यू हो गया 14, तो 1 का वैल्यू हो गया 2, जिसका मान निकालना है निकाल दो। अगर बीडी पूछता है तो कह दोगे 1 का वैल्यू 2, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, इस 3 का वैल्यू 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, है ना। बीडी 8 सेंटीमीटर और सीडी 6 सेंटीमीटर। अतः ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में शीर्ष कोण के समद्विभाजक अगर खींचते हैं तो शीर्ष कोण सम्मुख भुजा को जिस अनुपात में बांटता है उसी अनुपात में अन्य दो शेष भुजा का अनुपात होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखो, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले, ठीक है। अब यहां पे बदलोगे किलोमीटर में तो 36 में 100 से भागा दोगे, मीटर में आ गया। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा दोगे, किलोमीटर में बदल गया। और क्या, अब दशमलव में चेंज कर दोगे तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव डाल दोगे, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव डाल दो, इतना किलोमीटर हो जाएगा बस। और क्या, क्लियर है भाई। यहाँ पे कहा 20 40 50 वाई और जेड का औसत 45 है, तो वाई और जेड का औसत क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बनाइएगा तो क्या कहिएगा, इसको जोड़िए, है ना, औसत है ना, तो क्या कहिएगा 20 60 50 110 प्लस वाई प्लस जेड, है ना, योग हो गया। अब बटा इसकी संख्या 1 2 3 4 5, यही ना औसत हुआ। हम इतना का भैया औसत निकाल रहे हैं, इतना का एवरेज निकाले तो यही ना आएगा, है ना। इसका योग में इसकी संख्या से भाग दे दिया, औसत निकल गया। तो योग किए तो 60 50 110 प्लस वाई प्लस जेड, संख्या 1 2 3 4 5 से भागा दे दिए, औसत जो दे रखा है कितना, कहेंगे 45। अब इसको हल करोगे तो कहोगे भैया कि वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा, पापा से 25 के 5 बाकी 2 520 और 2 22 और माइनस 110। क्लियर है, यानी ये आ जाएगा 5 1 1 115। हमसे पूछा है बाई जेड का औसत क्या होगा, तो बाई जेड का योग अगर 115 है, औसत क्या होगा, तो 2 गो है तो 2 से भागा दे दो। औसत निकालने के लिए योग में उसकी संख्या से भागा देते हैं। अब यहां पर देखो 5 दूनी 10 7 दूनी 14 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 57.5। ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन है ना, एवरेज का ही मान लो या प्रतिशत का मानो, जिसको मान लो। कहता है एक्स एक संख्या है जो 20 28 और 96 के औसत का 60% है, तो एक्स का मान क्या होगा। यानी ये जो एक्स है ना वो क्या है, इसका औसत का 60%, तो इसका औसत का 60% निकाल दो, एक्स निकल जाएगा। नहीं, यानी कि क्या निकालना है आपको, इसका औसत कितना होगा, तो कहोगे इसको जोड़ो 814 के 4 बाकी 1 10 2 12 और 2 14, इतना हो गया। अब बटा 1 2 3 क्या निकला, ये इसका औसत का संख्या कितना है 60%, तो 60% निकाल दो, 60% मतलब 60/100 निकाल दो, बस एक्स का मान निकल गया, संख्या निकल गया। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0 3 दूनी 6, यानी आ गया 288/10, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो, यही आपका उत्तर होगा 28.8। क्लियर है सर। कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्षों में 41/40 गुना हो जाता है, तो ब्याज का दर क्या है। अब 41/40 गुना का मतलब समझ में आता है ना, इसका मतलब होता है कि 40 रुपया बढ़कर हो जाता है 41 रुपया 1/4 वर्ष में, तो दर क्या है, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है। अब यहां पे अमाउंट अगर 41 हुआ तो एसआई कितना होगा, कहोगे 1 होगा। क्लियर है। अब यहां पे आपको क्या निकालना है, दर को बारे में हम बार बार बोलते हैं, है ना, हमेशा खंडित करके निकालो। एक वर्ष का 100 रुपये का ब्याज होता है दर का मतलब 1 वर्ष का पूछ रहा है, वो भी कितना का, 100 रुपये का पूछ रहा है, ये आपको दिमाग में आनी चाहिए। तो 1/4 वर्ष में अगर ब्याज 1 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का अब कर कहूं आपसे कि ब्याज कितना होगा, कहोगे 4 रुपया होगा। आंख मूंद कर कहोगे कि नहीं कहोगे, अरे भैया 1/4 वर्ष में 1 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना होगा, उल्टा गुना कर दो, 4 रुपया होगा। ब्याज 4 रुपया कितना का हुआ, कहोगे 40 रुपया का हुआ। तो 100 रुपया का कितना हुआ, तो कहोगे 4/40 गुने 100, यही तो हमारा रेट हुआ। और क्या, 4 से 4 0 से 0 कट गया, यानी रेट हो गया 10%। क्लियर है दोस्त, कहीं किन्हीं को दिक्कत। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आया था यहाँ पे,
है ना, बेलन से। लेकिन आंकड़ा यहाँ पे इतना ही था कि बेलन में है ना ऊंचाई दे रखा था, त्रिज्या दे रखा था, क्या पूछा गया पता नहीं, क्या पूछा गया पता नहीं, है ना। ऐसे फॉर्मूला तो जानते ही है ना, आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि अगर आयतन पूछा गया होगा तो पाई आर स्क्वायर एच से निकल जाता, क्योंकि आर और एच पता ही है, ठीक है। उसके बाद अगर वक्र पृष्ठ इसका पूछा गया होता, वक्र पृष्ठ पूछा गया होता तो ये होता है 2 पाई आर एच, और अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया होता, संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया होता तो इसको मैं 2 पाई आर एच में है ना ये दोनों वृत्तों का भी क्षेत्रफल क्या करते जोड़ देते, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर क्या करते भैया जोड़ देते, यानी हो जाता 2 पाई आर कॉमन तो एच प्लस आर, ठीक है। तो बस यही 3 चीज में पूछा जा सकता था। अब क्या पूछा गया राम जाने, है ना। यह थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लगता है यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं, है ना, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख पाया गया है, अतः उसका डिस्कशन हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं तक क्वेश्चन था 42 वो, है ना, टोटल 42 क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम लोग देखे फर्स्ट। ठीक है भैया, हमें दीजिए विदा, शुभ रात्रि, ओके बाय बाय।